स्वागत है। जागो भारत देख रहे हैं आप। इसी बीच बड़ी खबर है, एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छी और बड़ी खबर है, 10 मीटर एयर राइफल्स टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है गोल्ड मेडल। आपको बता दें, एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 6 मेडल अपनी नाम कर लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 6 मेडल जीत लिए हैं। ये बड़ी जानकारी एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है। भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल्स ने। और लगातार हमारे खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए शानदार शुरुआत हुई थी। नौकायान और निशानेबाजी में भी उम्दा प्रदर्शन देखने को मिला था और अब तक भारत की झोली में 6 मेडल जीते आए हैं। रुद्राक्ष पाटिल ने भी एक गोल्ड मेडल जीता और ये भारत का इस बार जो वहां पर गेम हो रहा है उसमें पहला गोल्ड मेडल है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्ता किस तरीके की है। भारत की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो फुटबॉल टीम 13 साल बाद नॉकआउट में पहुंची। क्रिकेट में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म किया गया वो आपने देखा। और अब एक बार फिर से भारत के लिए गुड न्यूज़ एशियन गेम्स से निकल कर सामने आई है, जहां पर रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बिल्कुल, साथ ही आज एक बार फिर से एक और गोल्ड मेडल की आस है। दरअसल स्वर्णिम इतिहास रचने के लिए आज भारतीय महिलाएं मैदान में उतरने वाली हैं। बांग्लादेश को हराकर चुकी एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच चुकी है महिला क्रिकेट टीम और स्वर्ण पदक के लिए आज होगा श्रीलंका से सामना। और देखिए, इस बीच में आज से ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत होने जा रही है। कर्तव्य पथ से इस बस की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी झंडी दिखाएंगे। 2 बसों का शुभारंभ आज किया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं, जिस तरीके से पर्यावरण का मुद्दा G20 की समिट में भी उठता हुआ नजर आया, उसके बाद पहल सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जाए। आज 2 बसों का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बीच में आज से ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत होगी, जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। दिल्ली में कर्तव्य पर शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कौशल विकास घोटाला केस में सुनवाई आज होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एफआईआर रिमांड के आदेश के खिलाफ उन्होंने दरअसल ये याचिका दायर की है। याचिका में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है उनकी तरफ से, और इसमें कहा गया है कि सिर्फ सियासत से प्रेरित होकर उन पर यह गंभीर आरोप लगाया गया और उन पर न्यायिक शिकंजा कसा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है, जब एक योजना दरअसल चलाई गई थी युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पर, और इसी में गड़बड़ी का आरोप लगा और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ पर गिरफ्तारी होती है। अब उन्होंने आंध्र हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है सर्वोच्च अदालत में। और इस बीच है मणिपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा पर आज सुनवाई होने वाली है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करने वाली है। आज का दिन बेहद खास हो जाता है मणिपुर हिंसा के लिहाज से। दरअसल आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। मामले पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ आज सुनवाई करेगी। हर किसी की नजरें अब इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। दरअसल आज मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है, क्योंकि जो हालात हमने देखे मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद अब आज मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। इस बीच सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के ऊपर सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है सत्येंद्र जैन, और फिलहाल सत्येंद्र जैन की मुश्किलें समाप्त होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। उस बीच आज भी सुनवाई होनी है मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सत्येंद्र जैन के ऊपर, जिस बीच में जमानत भी कई बार उन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद में मुश्किलों का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या कुछ सुनवाई में होता है और सत्येंद्र जैन को कितनी राहत मिलती है। फिलहाल अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। और अब एक बार फिर से न्यूज़पेपर्स के पन्ने पलटते हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा विश्व व्यापार की नींव, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। और देखिए, तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको प्रमुखता से उठाया है। यहाँ पर लिखा है कि इंडिया मिड ईस्ट EU कॉरिडोर विल बी बेसिस ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड ट्रेड। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। आपको मालूम है कि जब G20 की मीटिंग हुई थी तब इसी पर सहमति बनी थी, और इसमें पीएम ने कहा कि किस तरीके से G20 की अपार सफलता हुई है, लेकिन विशेष तौर पर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से
किया गया और इसको लेकर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी तमाम न्यूज़पेपर्स ने उठाया है। 100 साल तक विश्व व्यापार की नींव ये कॉरिडोर रहेगा। इतिहास इस उपलब्धि को याद रखेगा और इससे किस तरीके से फ़ायदा होगा ये प्रधानमंत्री ने कहा। और ये भी कहा है कि इस पर तो मुहर तो भारत में ही लगी है। जब G20 की मीटिंग हुई थी तो तमाम जो सहमति है वो इसको लेकर के बनी और चीन की परेशानी इससे ज़रूर बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले वक्त में इससे किस तरीके से फ़ायदा होगा। बिल्कुल प्रिया, G20 में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए और उसमें से एक ये ऐतिहासिक फैसला था भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर। अब रिएक्शन सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 100 साल तक विश्व व्यापार की नींव रहेगा ये कॉरिडोर और इतिहास भी इसको याद रखेगा कि भारत में कॉरिडोर का ये विचार आया था। G20 के समय ये बड़ा एक निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली में लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि समय के साथ कानूनों में बदलाव बहुत जरूरी है। नए कानूनों में दिखेगी भारतीय मिट्टी की महक, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होगा। आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें पहले दिन शामिल हुए थे, पीएम मोदी यहां पर उद्घाटन में शामिल हुए थे। पीएम मोदी की तरफ से भी उस दौरान कहा गया था कि कानून को सरल भाषा में बनाया जाना एक हमारा मकसद है, ताकि जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं वो तो इसको समझ सकें, लेकिन आप और हम या हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो इसको आसानी से समझ सकें। 2 भाषाओं में कानून की जो प्रति है उसको तैयार करने का निर्णय लिया गया। एक वो जो कानून के लोग समझ सकेंगे, दूसरा वो जिसको आप और हम समझ सकेंगे। अमित शाह यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि पुराने कानूनों का मकसद न्याय करना नहीं था। बिल्कुल पलक, और भारत आज दुनिया की अगुवाई कर रहा है, इस बात का भी जिक्र अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं हमारे और इस बीच में कानून व्यवस्था के ऊपर एक नई पहल होगी और लगातार हम देख रहे हैं कि ये सरकार कोशिश यही करे कि भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर आगे बढ़ाया जाए और हर एक जब हम बात करते हैं भारत की तो उसमें संस्कृति की झलक और कल्चरल झलक जरूर देखने को मिले। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब समापन समारोह में शामिल हुए तो उन्होंने ये कहा कि हमारा उद्देश्य ये होना है कि तमाम लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ हमारे कानूनों में भी बदलाव हो। अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने ये कहा पुराने कानूनों का मकसद ये था कि न्याय नहीं करना था, सज़ा दिलवाने का था, लेकिन हमारा फोकस ये है और अभी यही उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरीके से व्यक्ति को इंसाफ मिल सके। और इंसाफ तभी मिलेगा जब वो तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे और अगर बेहतर तरीके से समझेंगे तो बेहतर तरीके से अपने केस को लड़ पाएंगे। इसके लिए सरल शब्दों पर भी जोर दिया गया है। न केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर फोकस करते हैं, बल्कि आपको याद होगा कि जब उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और जो समय समय पर पहल हुई, इस बीच एक तस्वीरें भी सामने आई थी। हमने देखा था कि एक तरफ CGI नजर आए थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों बहुत लाइटर मोड पर थे, लेकिन दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और समय समय पर जो बदलाव हुए हैं हाल के दिनों में। आपको याद होगा कि जो व्यक्ति हैं जो कि केस लड़ सकता है उनको लेकर के जो शब्दों का भी चयन, जिस तरीके से उन तक कॉपी पहुंचे, उनके भाषा में पहुंचे, इसको लेकर भी जो फैसला हुआ था उसकी भी तारीफ यहाँ पर की गई। तस्वीर का जिक्र कर रही हैं आपने, पहले दिन की तस्वीर का जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन दूसरे दिन की तस्वीर का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, अमित शाह आपको इसमें नजर आ जाएंगे। दरअसल पहली बार विधि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में पहली बार 2023 विधि रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासरण के बेटे एडवोकेट सतीश के परासरण, वरिष्ठ वकील फलीन नरीमन को यह पुरस्कार दिया गया और गृह मंत्री अमित शाह यहां पर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और खबर हम आपको बताएंगे। हरियाणा में जुटेगा INDIA गठबंधन। कैथल में इंडियन नेशनल लोक दल की रैली होगी। चौधरी देवीलाल की जयंती पर यह रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली के लिए INDIA गठबंधन को न्योता दिया गया है। INDIA गठबंधन के 20 बड़े नेता पहुंच सकते हैं, ये जानकारी है। इसके अलावा INDIA गठबंधन में शामिल हो सकती है INLD, ये बड़ी जानकारी साक्षी। बिल्कुल पलक, और देखिए INDIA गठबंधन की मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि चाहत यही है कि किस तरीके से 2024 और तमाम जो विधानसभा चुनाव में उसमें जीत हासिल करे और इंडिया गठबंधन एक बड़े गठबंधन के तौर पर एक बड़ी टक्कर दे सके बीजेपी को। इस बीच कैथल में आज इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होने जा रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। बड़े स्तर पर इस रैली का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी तैयारियां लगातार की जा रही है। नजरें लगातार हमारी इस रैली के ऊपर बनी हुई है।
फिलहाल हरियाणा में जुटेंगे ये सभी INDIA के गठबंधन के नेता और कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल की बड़ी रैली के लिए इंडिया गठबंधन को न्योता दिया गया है। बिल्कुल, उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की दरअसल जयंती और इस मौके पर इनेलो पार्टी, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो इनेलो के सिर्फ एक विधायक है अभय चौटाला, और इससे पहले उनका रुख स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद यानी कि इस रैली के बाद जब INDIA के तमाम घटक जुटेंगे तो अब रुख कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो भी INDIA के साथ जा सकते हैं। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर तो बनी रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई आज होने वाली है। अयोग्यता घोषित करने की याचिकाओं पर सुनवाई होगी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में। दरअसल ये सुनवाई होने वाली है, ये सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा, क्योंकि घमासान देखने को मिला था और दोनों तरफ से, चाहे आप वो उद्धव गुट को ले लीजिए, चाहे वो आप शिंदे गुट को ले लीजिए, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। 54 विधायक है जिसमें से 40 हैं शिंदे गुट के साथ, तो वहीं 10 हैं उद्धव ठाकरे गुट के साथ, और इन 54 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। पलट बिल्कुल, तो इस सुनवाई पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा से पहले वसुंधरा राजे हुई सक्रिय। अपने आवास पर रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में चली। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई। शुभारंभ के बाद परिवर्तन यात्राओं से हालांकि दूरी बनाई थी, क्योंकि प्रिया हमने देखा किस तरीके से बीजेपी राजस्थान के जो हालात बने हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑल इज वेल नहीं है, आंतरिक कलह लगातार बनी हुई है। और ऐसे में जब ये एक तरफ जहां परिवर्तन यात्राएं हो रही थी, परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा राजे को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, और इसी बीच अब आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। हालांकि अभी वो पहले भोपाल जाने वाले हैं, भोपाल के बाद जाने वाले राजस्थान, और इस दौरान उसके पहले ये मुलाकात काफी कई मायनों में खास। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर ने फर्स्ट इंडिया ने भी इस खबर को तरजीह दी है। बीजेपी कोर कमेटी मीट्स अहेड ऑफ पीएम्स विजिट, और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी एक तरफ हमें तस्वीरों में नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपको गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम आज पहुंचने वाले और इससे ठीक पहले ये मुलाकात साक्षी। बिल्कुल प्रिया, और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि MotoGP देखने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा में MotoGP रेस देखने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इकोनॉमी में नंबर 1 ये बात उनके द्वारा कही गई। साथ साथ में सीएम योगी आगे कहते हैं कि निवेशकों को भरोसा देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व रहा है उत्तर प्रदेश में, सबसे लंबे कार्यकाल वाले वो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ साथ में लगातार उनका जो एक टारगेट है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है। लगातार हमने देखा किस तरीके की समिट्स का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। इसी बात का भरोसा निवेशकों को दिलाते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब MotoGP रेस देखने के लिए सीएम पहुंचते हैं। और वहीं साक्षी, तब एक तरफ जहां ट्रेड फेयर का भी आयोजन ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश अपने आप में काफी जो है संभावनाएं समेटे हुए। इसी बीच बड़ी चर्चा है, बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल को MP और छत्तीसगढ़ में जीत का भरोसा है। इसका जिक्र हमने प्रिया पहले भी किया है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले हुंकार भरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत तय है। राजस्थान में मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी की टिप्पणी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अब आपको हम सुना देते हैं। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. देखिए, कांग्रेस अगर जीतेगा तो उनको सीएम कौन बनेगा, कैसे मिनिस्ट्री होगा, वही सब उनको प्रिपेयर करना सही है। प्रेस का सामने मैं जीतूंगा बोलने से क्या फायदा होगा? चुनाव का तो परिणाम तो वो बोल, अगर बीजेपी ये बात बोलेगा हम लोग जीतेगा, तब तुरंत कांग्रेस वाला ट्वीट करेगा ईवीएम फिक्स कर लिया इसलिए बोल रहा है बीजेपी। मैं भी बोल सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में हम जीतेगा, राजस्थान में हम जीतेगा। तो आपने सुना ये हिमंता बिस्वा शर्मा को, लेकिन इसके पहले अब आपको बता देते हैं राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा था, जिस पर अब ये बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने ये दावा किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत रही है, लेकिन राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है, हम तेलंगाना को भी जीत सकते हैं।
और उनके इस बयान के बाद ही जो है राजस्थान में सियासी चर्चा तेज हो गई है, लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी के राजस्थान में कांग्रेस के हालात का खुलासा करने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। लोगों का कहना है कि एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव में जीत रही है, इसके लिए उन्हें काफी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, और न्यूज़पेपर्स ने इसको प्रमुखता से उठाया है। कांग्रेस श्योर टू विन इन छत्तीसगढ़, ये राहुल गांधी ने कहा। और मध्य प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया है। तेलंगाना में जीत सकते हैं और कड़ी टक्कर यहाँ पर राजस्थान है। बड़ी बात यह है कि जब 2018 में चुनाव हुए थे तो इन तीनों राज्यों में, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि फिर मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो चुका था, लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ और एमपी में, लेकिन राजस्थान में मुकाबला कड़ा है। साक्षी, बिल्कुल प्रिया, और दावों में कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई छिपी हुई है ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। और इसी बात का जिक्र नवभारत में भी यहाँ हेडलाइन दी गई है कि राहुल बोले बेहद करीबी मुकाबला राजस्थान में। ऐसी तमाम हेडलाइंस फ्रंट पेजेस पर नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन आपको बताते हैं अखबारों में, वो है जोशीमठ से जुड़ी। जोशीमठ के बाद में क्योंकि उत्तराखंड का नंबर बताया जा रहा है, उत्तराखंड एक और शहर पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नैनीताल में खतरे की जद में 10,000 घर आ गए हैं और कहा जा रहा है कि दरारें आ रही हैं और नुकसान हो सकता है। करीब 250 घरों को खाली कराया जा रहा है। 1989 से 2022 तक अवैध निर्माण हुए हैं और अवैध निर्माण की वजह से ही बताया जा रहा है कि धंसने की खबर आ रही है, पहाड़ों पर नुकसान। और देखिए, पहाड़ बहुत सेंसिटिव जगह होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग जाकर अतिक्रमण कर लेते हैं, अवैध तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाकर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और परिणाम क्या होता है, कई सारी जानें चली जाती हैं। आज साक्षी, दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो इस खबर को यहाँ पर तरजीह भी दी गई है। दरअसल धंस रहा है नैनीताल, 10,000 घर खतरे की जद में, 250 घरों को फिलहाल खाली करा लिया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी है। और इस तरीके से आपको याद होगा जब क्रॉस के निशान लगाए गए थे, जब जोशीमठ में ये हालात हुए थे, और अब कुछ यही हालात होने वाले हैं। नैनीताल में 10,000 घर फिलहाल खतरे की जद में।